मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th अकाउंट्स के अंदर चैप्टर नंबर 2.11 डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास। और हमारा आज का टॉपिक है स्थायी किस्त पद्धति में मूल्यह्रास निकालने की विधियां। तो हम स्टार्ट करते हैं। स्थायी किस्त पद्धति में मूल्यह्रास निकालने की निम्नलिखित दो विधियां उपयोग में लाई जाती है। एक सूत्र विधि, दूसरा प्रतिशत विधि। यानी जो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड होता है उसके अंदर जब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, डेप्रिसिएशन के अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, तो उस समय हम दो मेथड्स का यूज़ करते हैं, जिनमें हमारा पहला है सूत्र विधि फार्मूला मेथड और दूसरा है प्रतिशत विधि परसेंटेज मेथड। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले सूत्र विधि से, फार्मूला मेथड से, कि फार्मूला मेथड में हम डेप्रिसिएशन की अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हम पढ़ते हैं, इस विधि के अंतर्गत मूल्यह्रास की राशि ज्ञात करना अत्यंत ही सरल है। इसमें संपत्ति के कुल मूल्य में से अपशिष्ट मूल्य कम करके जो राशि बचती है उसे जो राशि बचती है उसे संपत्ति के जीवन काल से विभाजित कर दिया जाता है। इस प्रकार भाग देने पर प्राप्त राशि ही प्रति वर्ष के लिए मूल्यह्रास की राशि होगी। मूल्यह्रास ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें यह बताया गया कि जो सूत्र विधि होती है, हमारा फार्मूला मेथड होता है, इसमें जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है या डेप्रिसिएशन की अमाउंट जो निकालना होता है वो बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत सरल होता है हमारे लिए। इसमें हमें कुछ नहीं करना, इसमें सिंपल सा जो हमारी संपत्ति की वैल्यू होती है, संपत्ति की जो परचेज प्राइस होती है, संपत्ति का जो टोटल वैल्यू होती है, परचेज प्राइस प्लस उसके एक्सपेंसेस, तो उस प्राइस में से हम उसकी स्क्रैप वैल्यू, अपशिष्ट मूल्य को माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं, और उसके बाद घटाने के बाद जो हमारी पास अमाउंट बचता है उस अमाउंट में हम उसकी जो एसेट्स की एस्टिमेटेड लाइफ है, उसकी जो अनुमानित जीवन काल है, उसका हम उसमें भाग दे देते हैं। और भाग देने पर जो राशि डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करने पर जो राशि हमारे पास आती है वह हमारा डेप्रिसिएशन की अमाउंट होगी। इसे हम एक सूत्र द्वारा भी समझते हैं। इसका एक फार्मूला है जिसे मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाऊंगा। पहला है इसका जो फार्मूला है वो है मूल्यह्रास बराबर संपत्ति की लागत माइनस अपशिष्ट मूल्य बटा संपत्ति का अनुमानित जीवन काल। इंग्लिश में है ये डेप्रिसिएशन इक्वल टू कॉस्ट ऑफ असेट्स माइनस रिड्यूसल वैल्यू ऑफ असेट्स और स्क्रैप वैल्यू ऑफ असेट्स अपॉन एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ ऑफ द एसेट्स। यानी वही कि जो मूल्यह्रास है वो संपत्ति की लागत, उसमें से उसका अपशिष्ट मूल्य स्क्रैप वैल्यू, और बटे अपॉन में उसके एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ। तो इस तरीके से इस फार्मूले का यूज़ करके हम बहुत इजी तरीके से डेप्रिसिएशन की रेट को निकाल सकते हैं। अब हम इसमें ये पढ़ते हैं कि जो हमारी संपत्ति की लागत है, उसका अपशिष्ट मूल्य है, उसका अनुमानित जीवन काल है, ये क्या होते हैं। तो पहले पढ़ते हैं हम संपत्ति की लागत के बारे में, यानी कॉस्ट ऑफ द एसेट्स। संपत्ति की लागत से आशय संपत्ति की मूल लागत से है। इस लागत में संपत्ति का क्रय मूल्य व संपत्ति को प्राप्त करने एवं उसकी स्थापना पर हुए व्यय, जैसे भाड़ा, ढुलाई, स्थापना व्यय, निर्माण व्यय आदि को शामिल किया जाता है। तो जो कॉस्ट ऑफ द असेट्स होती है उसके अंदर उसकी हम जो मेन परचेज प्राइस है, जितने में हमने खरीदी वो तो होती ही है, उसके साथ साथ इस एसेट्स को परचेज करने व इसको अपने व्यापार, जहां हमारा बिजनेस हो रहा है वहां तक लाने और उसके इस्टेब्लिश करवाने पर जो भी खर्चे हुए हैं उनको भी हम उसकी कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं। जैसे हमने भाड़ा दिया, कैरेज दिया, फ्रैट दिया, उसके इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस दिए, उसके मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दिए, यानी उस संपत्ति को अपने यहाँ लाकर स्टार्ट करने तक मैं जो भी एक्सपेंसेस उसमें हुए उन सारे एक्सपेंसेस को मशीन की जो ओरिजिनल कॉस्ट होती है, एसेट्स की जो ओरिजिनल कॉस्ट होती है, उसके अंदर इंक्लूड कर दिया जाता है, और फिर वो सारी चीज़ें मिलके कॉस्ट ऑफ द एसेट्स कहलाती हैं, यानी संपत्ति की लागत कहलाती हैं। दूसरा है इसमें अपन ने दूसरा वर्ड पढ़ा था अपशिष्ट मूल्य, स्क्रैप वैल्यू या रिड्यूसल वैल्यू। तो संपत्ति के जीवन काल के पश्चात संपत्ति को बेच दिया जाता है और जीवन काल की समाप्ति के पश्चात संपत्ति के विक्रय से प्राप्त राशि को अवशेष मूल्य कहते हैं। यानी जो संपत्ति की लाइफ होती है और वो लाइफ खत्म होने के बाद उस संपत्ति को, उस फिक्स असेट्स को हमें सेल करना होता है। जब हम सेल करते हैं तो सेल करने के बाद, यानी किसी भी फिक्स असेट्स की जो लाइफ है वो ख़त्म होने के बाद उसको सेल करने पर जो अमाउंट जो
पैसा हमें प्राप्त होता है, रिसीव होता है, वह उसकी स्क्रैप वैल्यू या रिड्यूसल वैल्यू कहलाती है। जैसे मान लीजिए कि हमने कोई एक फर्नीचर खरीदा जिसकी लाइफ 10 साल मान ली, तो 10 साल हमने यूज़ करने के बाद वो फर्नीचर हमारे लिए बेकार। अब उस फर्नीचर को जब हम सेल करेंगे तो उससे जो भी पैसा मिलेगा वो हमारी स्क्रैप वैल्यू या रिड्यूसल वैल्यू होगी। इसी में अगला है संपत्ति का अनुमानित जीवन काल, यानी एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ ऑफ द असेट्स, या एस्टिमेटेड लाइफ भी हम इसको बोल देते हैं। तो जब भी कोई संपत्ति क्रय की जाती है तो क्रेता उसका अनुमानित उपयोगी जीवन काल निर्धारित करता है। यह जीवन काल वर्षों, माह, दिन या घंटों मशीन की दशा में, किलोमीटर वाहन की दशा में, टन खानों की दशा में दर्शाया जाता है। तो इसमें ये बताया गया कि जब भी कोई एसेट्स परचेस की जाती है, अपने बिजनेस के अंदर लेकर कोई एसेट्स आई जाती है, तो उसके लिए जो हमारा बिजनेसमैन है या जो उसका परचेजर है वो उसका एक एस्टिमेटेड लाइफ, यानी कि ये जो असेट्स है वो हमारा कितनी टाइम तक वर्क करेगी वो उसका डिसाइड कर लेता है। और यह जो लाइफ है वह ईयर्स में हो सकती है, मंथ्स में हो सकती है, दिनों में हो सकती है, या हार्स में, घंटों में हो सकती है। अब जैसे मैंने बताया कि अगर कोई मशीन है तो उस कंडीशन में ये दिन या घंटों के रूप में इस पर एस्टिमेटेड हम लाइफ डिसाइड कर सकते हैं। कोई अगर व्हीकल है तो उसके लिए हम किलोमीटर में उसकी एस्टिमेटेड लाइफ डिसाइड कर सकते हैं। माइंस है तो हम उसमें निकलने वाले प्रोडक्शन को टनों में उसकी लाइफ डिसाइड कर सकते हैं। तो ये था सूत्र विधि हमारी। अब हम आगे इसमें पढ़ते हैं प्रतिशत विधि। तो इस विधि में कटौती के लिए एक निश्चित प्रतिशत पूर्व में ही दिया रहता है। इस प्रतिशत से मूल लागत पर ह्रास निकाला जाता है। इसकी गणना निम्न प्रकार की जाती है। तो जो हमारा परसेंटेज मेथड होता है इसके अंदर जो डेप्रिसिएशन है उसकी रेट पहले से ही हमको दी गई होती है और उसी रेट के अकॉर्डिंग हम अपने एसेट्स पर, अपनी फिक्स एसेट्स पर डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं। तो इसके अंदर जो फार्मूला है वह है मूल्य ह्रास बराबर संपत्ति की मूल लागत गुणा ह्रास की दर प्रतिशत बटे 100। डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ असेट्स इनटू परसेंटेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अपॉन 100। इसमें हम इस फार्मूले के द्वारा अपने डेप्रिसिएशन को निकाल सकते हैं। यहाँ मैंने संपत्ति की जो मूल लागत है वो पहले मैंने आपको बताई दी वो क्या होती है, उसके साथ ह्रास की दर, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, ये आपको दिया होगा तो वो यहाँ पुटअप करना है अपॉन 100 करके। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे सामने डेप्रिसिएशन की रेट निकल के आ जाएगी। तो इस तरीके से स्थायी किस्त पद्धति के अंदर अगर हमें डेप्रिसिएशन निकालना है तो हम इन दोनों फार्मूले से आसानी से डेप्रिसिएशन की अमाउंट निकालकर हम अपना फिक्स असेट्स अकाउंट इजीली तैयार कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, आपको ये मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन समझ में आया होगा और इससे रिलेटेड यदि आपके कोई डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं तो आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं या कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू।